एक ऐसी तस्वीर इमेजिन करते हैं। मतलब एक तरफ नासा का एकदम हाई टेक कंट्रोल रूम है हाँ। और वहाँ कोई एक ऐसा सैटेलाइट डिज़ाइन कर रहा है जो अंतरिक्ष से पूरी पृथ्वी पर बादलों का, बारिश का और पानी की एक एक बूंद का हिसाब रखेगा। मतलब उंगलियों पर अरबों डॉलर की टेक्निक है। बिल्कुल, एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी। राइट। और फिर एक दिन वही इंसान अपने ही देश लौटता है, एक ट्रेन के जनरल डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा होता है और एक छोटे से कुपोषित बच्चे से 25 पैसे में मिट्टी के कुल्हड़ में पीने का पानी खरीदता है। उफ, ये कंट्रास्ट बहुत गहरा है ना? एक तरफ पानी खोजने की अरबों डॉलर की ग्लोबल टेक्निक और दूसरी तरफ अपनी ही जमीन पर एक घूंट पानी का वो कठोर संघर्ष। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो किसी के भी दिमाग को पूरी तरह से झकझोर सकता है। सही बात है। तो आज हम जिन डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च पेपर्स और सीन बाय सीन एनालिसिस को खंगाल रहे हैं ना, वो 2004 की चर्चित फिल्म स्वदेश पर आधारित है। आशुतोष गवारीकर के डायरेक्शन और ए.आर. रहमान की म्यूजिक वाली वो आइकॉनिक फिल्म। एग्जैक्टली। और आज के इस गहन विश्लेषण या इस डीप डाइव का हमारा मिशन सिर्फ इसकी कहानी सुनना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन का और उस मनोवैज्ञानिक खालीपन का एक बहुत ही गहरा समाजशास्त्रीय अध्ययन है। यानी वो खालीपन जो सब कुछ पा लेने के बाद भी इंसान को सोने नहीं देता। हाँ, और हमारे इस एनालिसिस में आज हम यही एक्सप्लोर करेंगे। इस विषय में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है ना, वो सफलता की हमारी आधुनिक परिभाषा का खोखलापन है। हमारे पास जो रिसर्च मटेरियल है उसको खंगालते हुए ये बात बार बार सामने आती है। मतलब सफलता को सिर्फ पैसे से तोलना। हाँ, और उससे भी बढ़कर ये एनालिसिस दिखाता है कि ये कहानी लाउड नेशनलिज्म के बारे में बिल्कुल नहीं है। यानी वो शोर शराबे वाले नारों और झंडों वाले राष्ट्रवाद के बारे में नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ। उसके बजाय हमारे सोर्सेज ये स्पष्ट करते हैं कि ये प्रैक्टिकल और साइलेंट पेट्रोटिज्म, यानी मौन और व्यावहारिक देशभक्ति की वकालत करता है। राइट। ये इस बात पर जोर देता है कि देशभक्ति का मतलब किसी दूसरे देश को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों की जमीनी समस्याओं को समझना और उन्हें सुलझाने की जिम्मेदारी लेना है। लेकिन इस जिम्मेदारी को समझने से पहले हमें उस खालीपन को समझना होगा जिसकी हमने शुरुआत में बात की। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, प्लीज बताएं। हम में से कितने ही लोग आज महानगरों में या विदेशों में बैठे हुए हैं, अपनी लंबी स्प्रेडशीट्स, कॉर्पोरेट मीटिंग्स और वीकेंड पार्टीज में उलझे हुए हैं। सबको लगता है कि लाइफ सेट है। वही तो, हमें लगता है कि हमने एक तयशुदा चेकलिस्ट पूरी कर ली है, एक शानदार करियर है, बड़ा बैंक बैलेंस है और एक सेफ फ्यूचर है। लेकिन एक सच्चाई और भी है। हाँ, रविवार की शाम को जो एक अजीब सी उदासी, एक खालीपन महसूस होता है ना, उसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे पास जो रिसर्च नोट्स हैं वो बताते हैं कि कहानी का मुख्य किरदार, नासा का प्रोजेक्ट मैनेजर मोहन भार्गवा, ठीक इसी स्थिति में है। उसके पास अमेरिका में एक बेहतरीन अपार्टमेंट है, सब कुछ परफेक्ट दिखता है। बिल्कुल। उसका सहकर्मी विनोद उसके हमेशा गंभीर और कटे कटे रहने वाले स्वभाव का मजाक भी उड़ाता है, लेकिन वो गंभीरता एक्चुअली एक अलगाव है, एक आइसोलेशन है। हाँ, वो अपने खाली अपार्टमेंट में पुरानी तस्वीरें देखते हुए एक अजीब से अपराध बोध या गिल्ट से घिर जाता है और अपनी बचपन की केयरटेकर कावेरी अम्मा को अमेरिका लाने के लिए इंडिया आने का फैसला करता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस समय मोहन के लिए भारत कोई भविष्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस पुरानी यादों का एक सूटकेस है जिसे वो अपने साथ वापस अमेरिका ले जाना चाहता है। मेरी समझ से ये कुछ ऐसा ही है जैसे मोहन की जिंदगी एक बहुत ही महंगे और एडवांस्ड स्मार्टफोन की तरह हो गई है। अच्छा, कैसे? मतलब उस फोन में सब कुछ है, बेस्ट कैमरा, बेस्ट फीचर्स, लेकिन उसमें नेटवर्क ही नहीं है। अपनी जड़ों से जुड़ाव ही गायब है। वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में इस अवस्था को इल्यूजन ऑफ अराइवल कहा जाता है। इल्यूजन ऑफ अराइवल? हाँ, मतलब आप उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं जिसके लिए आपने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की, लेकिन वहां पहुंचकर एहसास होता है कि
वो संतुष्टि तो वहां है ही नहीं जिसकी आपने कल्पना की थी। ओ, यानी मंजिल मिल गई पर सुकून नहीं मिला। एग्जैक्टली जिन रिसर्च पेपर्स का हम अध्ययन कर रहे हैं ना, उनमें भारतीय डायस्पोरा की इस मेंटल स्टेट पर काफी जोर दिया गया है। मोहन का कावेरी अम्मा को अमेरिका ले जाने का फैसला असल में उसकी उस इमोशनल एम्प्टीनेस को भरने की एक कोशिश है। वो उन्हें वहां ले जाके बेसिकली अपना एक कंफर्ट जोन बनाना चाहता है। वही तो, वो अपनी जड़ों को उखाड़कर अपनी शर्तों पर अपने एयर कंडीशनर्ड अपार्टमेंट के एक गमले में लगाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे एक आर्टिफिशियल अपनापन महसूस हो सके। मुझे यहाँ इस डीप डाइव के सोर्सेज और कहानी के बीच एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन दिख रहा है। मोहन नासा में जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है उसका नाम है ग्लोबल प्रेसिपिटेशन प्रोजेक्ट। हाँ, प्रेसिपिटेशन यानी पानी का भाव बनकर उड़ना। राइट, पानी का भाव बनना, बादल बनकर उड़ना और फिर बारिश के रूप में बरसना। तो मैं सोच रही थी, क्या ये ब्रेन ड्रेन का एक एकदम सटीक रूपक नहीं है? ये बहुत ही गहरा थॉट है। हाँ, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें। मतलब भारत का टैलेंट, यहाँ की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल संपदा भाप बनकर उड़ती है विदेशों में जाकर, बादल बनती है और वहीं बरसकर उस जमीन को और हरा भरा कर देती है। और जिस मिट्टी से वो टैलेंट उठा था वो सूखी ही रह जाती है। इस नजरिए से देखे तो ये कहानी उस पानी के वापस अपनी ही जमीन पर बरसने की कहानी है। ये मेटाफोर उस पूरे शोध का एक बहुत ही शानदार निचोड़ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पलायन की या ब्रेन ड्रेन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है। बिल्कुल। विकासशील देश अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से जिन प्रतिभाओं को सींचते हैं, उनका फायदा अंत में विकसित देशों को ही मिलता है। और इसी ट्रेजेडी का सामना करने के लिए वो एडवांस टेक्निक से लैस दिमाग भारत के एक छोटे से गांव चरणपुर तक पहुंचता है। लेकिन जरा रुकिए, हम मोहन की इस यात्रा की बहुत बात कर रहे हैं, पर जब वो चरणपुर पहुंचता है तो जो होता है ना, उस पर मुझे एक पुशबैक देना है। अच्छा, किस बात पर? गांव की रियलिटी क्या है? वहां बिजली की कटौती है, पानी की कमी है, जातिवाद है और बहुत ज्यादा गरीबी है। और इन सब के बीच रहने के लिए मोहन क्या करता है? वो एक कैरावान हायर करता है। एग्जैक्टली, एक आधुनिक कैरावान या मोटर होम किराए पर लेता है। एक ऐसा व्हीकल जिसमें अपना आरामदायक बिस्तर है, टीवी है, एयर कंडीशनर है और अपना साफ पानी है। हाँ, वो एक लग्जरी है उस सेटिंग में। तो क्या ये एक तरह का प्रोटेक्टिव बबल नहीं है, एक पखंड नहीं है? वो भारत की जमीनी हकीकत को देखना तो चाहता है, लेकिन एक शीशे के पीछे से एक सेफ डिस्टेंस बनाकर। ये बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। वो फिजिकली भारत के गांव में है, लेकिन मेंटली और प्रैक्टिकली वो अभी भी उस कैरावान के अंदर अमेरिका में ही रह रहा है। उसका नेटवर्क अभी भी वही जुड़ा है। आपका ये नजरिया बिल्कुल उसी समाज शास्त्रीय सिद्धांत की ओर इशारा करता है जिसे हमारे डॉक्यूमेंट्स में सेवियर कॉम्प्लेक्स और प्रिविलेज का बुलबुला कहा गया है। सेवियर कॉम्प्लेक्स, राइट। हाँ, वो कैरावान सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, वो मोहन के विशेषाधिकार या प्रिविलेज का एक फिजिकल सिंबल है। वो एक दर्शक की तरह गांव को देख रहा है, एक हिस्सेदार की तरह नहीं। क्योंकि हिस्सेदार बनने में असुविधा होगी, है ना? बिल्कुल। वो अपनी उस सुरक्षित दुनिया से बाहर कदम नहीं रखना चाहता, क्योंकि सच्चाई बहुत अनकंफर्टेबल है। लेकिन हमारी रिसर्च के मुताबिक कोई भी बुलबुला हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रहता है। वो फूट ही जाता है कभी ना कभी। और इन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार गीता का किरदार ही वो सुई है जो इस प्रिविलेज वाले बुलबुले को फोड़ देती है। ओ, गीता का कैरेक्टर सच में बहुत पावरफुल है ना? गीता ट्रेडिशनल बॉलीवुड स्टोरीज वाली कोई कमजोर या किसी मसीहा के इंतजार में बैठी लड़की नहीं है। एकदम, वो एक बहुत ही मजबूत, एजुकेटेड और इंडिपेंडेंट स्कूल टीचर है जो एक्चुअली जमीन पर रहकर बदलाव ला रही है। वो बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं से लड़ रही है। उसका प्रैक्टिकल अप्रोच उसे अलग बनाता है। मुझे वो डायलॉग बहुत क्लियरली याद आता है जहां मोहन अपनी अमेरिकन सक्सेस और वहां के बेटर अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा होता है और गीता बहुत ही शांति से पूछती है, अगर सब लोग चले जाएंगे तो देश को कौन सुधारेगा? ये एक सवाल पूरी पिक्चर क्लियर कर देता है। वही तो, ये एक अकेला सवाल उस पूरी बहस को पलट कर रख देता है कि सफलता का मतलब सिर्फ वहां जाना है जहां पहले से सब कुछ डेवलप्ड है। गीता की ये बात सीधे उस कंज्यूमरिस्ट माइंडसेट पर चोट करती है जो मानता है कि हम सिर्फ बेहतर सुविधाओं के कस्टमर हैं।
हम सिर्फ सर्विस ढूंढ रहे हैं। राइट। वो उसे ये सोचने पर मजबूर करती है कि जो समाज टूटा हुआ है, जहां सच में सुधार की जरूरत है, वहां रुककर उस सिस्टम को ठीक करना असली सफलता है। लेकिन किसी इंसान का पूरा नजरिया, उसकी पूरी जिंदगी की कंडीशनिंग सिर्फ एक बहस से नहीं बदलती। नहीं, उसके लिए एक झटके की जरूरत होती है। एकदम। और यहाँ पर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो झटका आता है उस मशहूर ट्रेन वाले सीन में। ये वो पल है जहाँ ये पूरा एनालिसिस सच में बहुत डीप हो जाता है। ट्रेन का वो सफर। हाँ, मोहन अपनी उसी विचार मग्न स्थिति में एक ट्रेन में सफर कर रहा है। तभी वो छोटा सा गरीब बच्चा आता है। ध्यान दीजिए, वो बच्चा कोई भीख नहीं मांग रहा है। वो 25 पैसे में अपनी मेहनत से पानी बेच रहा है। उसका वो डायलॉग, पानी लो सर। हाँ, उसकी वो धीमी आवाज और उसकी आंखों में जो जिंदगी का कठोर संघर्ष है ना, वो मोहन के उस कैरेवन वाले प्रोटेक्टिव बबल को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। वो एक ब्रेकिंग पॉइंट था। जिस विरोधाभास की हमने शुरुआत में बात की थी, एक तरफ अंतरिक्ष में पानी खोजने की हाई टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ जमीन पर एक एक घूंट के लिए तरसता बचपन, ये विरोधाभास उसको अंदर तक तोड़ देता है। इस दृश्य का अगर हम मनोवैज्ञानिक अध्ययन देखें जो सोर्सेज में दिया है, तो ये सिर्फ सहानुभूति या सिंपैथी का मूवमेंट नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक एपिफनी है, एक आत्मज्ञान का पल है। अगर हम इसको बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये वो क्षण है जहां एक्सट्रीम प्रिविलेज का सीधा और नंगा सामना सिस्टम की पूरी तरह से विफलता से होता है। सिस्टम की विफलता, बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। इस पल से पहले मोहन समस्याओं को एक आउटसाइडर की नजर से देख रहा था। मतलब उसको लगता था कि यहाँ की तो व्यवस्था ही खराब है, मेरा इससे क्या लेना देना, मैं तो अपना टैक्स भरता हूँ वाला माइंडसेट। हाँ वही। लेकिन उस बच्चे का पानी पीना एक ऐसा मोमेंट है जहां वो दर्द उसके अंदर उतर जाता है। अब अमेरिका वापस भागना उसे किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं बल्कि एक कायरता लगने लगती है। राइट। वो समझ जाता है कि उसकी बड़ी बड़ी डिग्रीज का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक वो इस जमीनी हकीकत को बदलने के काम ना आए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सिर्फ बुरा मान लेने या सिंपैथी फील कर लेने के बाद आगे क्या? हाँ, सिर्फ फील करने से तो कुछ नहीं होता। एक नासा का इंजीनियर जिसका दिमाग समस्याओं को सुलझाने के लिए ट्रेंड है, वो क्या करता है? वो सिर्फ सिस्टम को गालियां नहीं देता, वो गांव में बार बार जाने वाली बिजली की समस्या को एक साइंटिफिक नजरिए से देखना शुरू करता है। वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है। एग्जैक्टली। उसके पास ही एक झरना दिखता है और उसके दिमाग में एक मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक या पन बिजली परियोजना का डिजाइन आकर लेने लगता है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। क्या सवाल? भारत के एक छोटे से गांव में जहां जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं, क्या सिर्फ एक मशीन बना देना या टेक्निकल सोल्यूशन दे देना काफी है? यहीं पर इस रिसर्च का सबसे शानदार समाजशास्त्रीय पहलू सामने आता है। हमारे सोर्सेज ये स्पष्ट करते हैं कि टेक्निकल चैलेंज से कहीं बड़ी चैलेंज वहां सोशल थी। लोग आपस में बटे हुए थे, है ना? हाँ, गांव अलग अलग जातियों और गुटों में बटा हुआ था जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने को तैयार ही नहीं थे। या मोहन को न सिर्फ एक इंजीनियर की तरह काम करना पड़ा बल्कि एक सोशल रिफॉर्मर या समाज सुधारक की तरह भी। और उसने कोई बड़ा लंबा भाषण भी तो नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने विज्ञान और एक कॉमन जरूरत के इस्तेमाल एक सोशल ग्लू या सामाजिक गोंद की तरह किया। सोशल ग्लू, ओ, तो इसका मतलब है कि उसने लोगों को ये समझाया कि बिजली की जरूरत तो सबको है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। सही बात है। मतलब अंधेरा किसी से भेदभाव नहीं करता तो रोशनी क्यों करेगी? ठीक, यही बात रिसर्च पेपर्स हाईलाइट करते हैं। जब एक कॉमन मकसद होता है, एक ऐसा लक्ष्य जिसका सीधा फायदा पूरे कम्युनिटी की जिंदगी को बेहतर बनाएगा, तो लोग अपने आपसी मतभेद भुलाने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें एक आम दुश्मन मिल गया, अंधेरा। वही, उसने उस पूरी कम्युनिटी को एक साथ एक नहर खोदने और पाइपलाइन बिछाने के लिए राजी किया। जो हाथ पीढ़ियों से एक दूसरे से छुआछूत मानते थे, वो एक साझा लक्ष्य के लिए एक साथ मिट्टी खोद रहे थे। ये सच में बहुत पावरफुल है। ये विज्ञान के जरिए लाया गया सामाजिक एकीकरण या इंटीग्रेशन था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इसका असर समझें तो विज्ञान ने वो काम कर दिया जो सालों के उपदेश नहीं कर पाए। वो सीन जब पूरा गांव मिलकर उस टर्बाइन के पहिए को सेट कर रहा है, वो सिर्फ एक मशीनरी का सेटअप थोड़ी है। तो आपके हिसाब से वो क्या है?
वो एक टूटे हुए समाज को फिर से जोड़ने की प्रक्रिया है। और फाइनली जब वो स्विच ऑन करता है, कुछ सेकंड का सन्नाटा होता है, पानी का दबाव बढ़ता है और अचानक से वो बल्ब जल उठता है। पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। वो रोशनी सिर्फ बल्ब की नहीं थी। एग्जैक्टली ये सिर्फ 100 वॉट के एक फिलामेंट का जलना नहीं था। वो रोशनी उन लोगों के दिमाग में आई थी जिन्हें पीढ़ियों से ये विश्वास दिला दिया गया था कि वो लाचार हैं, कि उन्हें खुद के लिए कुछ करने का कोई हक नहीं है। मोहन ने उन्हें उनकी खुद की ताकत का एहसास दिला दिया। हाँ, उसने उन्हें आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस का स्वाद चखा दिया था। और इसीलिए शोधकर्ता इसी पूरी घटना को साइलेंट पेट्रियोटिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण मानते हैं, जो हमने डीप डाइव के शुरू में डिस्कस किया था। हाँ, ये आत्मनिर्भरता का, एकता का और सच्चे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। आप सिर्फ छत पर झंडा नहीं फहरा रहे हैं, आप अपने देश के एक छोटे से हिस्से को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्शन ले रहे हैं। बिल्कुल। जब वो बल्ब जलता है ना, तो मोहन के चेहरे पर जो सुकून होता है, वो उसे नासा के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने पर नहीं मिला था। वो पहली बार महसूस करता है कि उसके नॉलेज ने सीधे तौर पर किसी की जिंदगी में रोशनी भर दी है। लेकिन देखिए, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है ना। जैसे आपको लगता है कि सब ठीक हो गया, आपका पास्ट आपको वापस पुकारता है। नासा का बुलावा आ जाता है। अमेरिका का वो शानदार करियर है, करोड़ों की सैलरी है, सेफ फ्यूचर और ग्लोबल स्टेटस है। और दूसरे पलड़े पर चरणपुर की धूल है, संघर्ष है और उसकी अपनी मिट्टी की महक है। एक ऐसी जगह जहां अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और यहाँ गीता का किरदार एक बार फिर अपनी डेप्थ और मैच्योरिटी साबित करता है। हाँ, उसने कोई रोना धोना नहीं किया। बिल्कुल नहीं। वो कोई मेलोड्रामा नहीं करती, रोकर उसे रुकने की भीख नहीं मांगती। वो बहुत ही शांति और सेल्फ कॉन्फिडेंस से कहती है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये बहुत डीप है। हाँ, ये एक सवाल उठाती है कि सच्ची स्वतंत्रता और प्रेम क्या है। गीता जानती है कि अगर मोहन किसी इमोशनल प्रेशर में रुक भी गया, तो वो कभी पूरी तरह से उस जगह को अपना नहीं पाएगा। वो हमेशा यही सोचेगा कि उसने क्या मिस कर दिया। एग्जैक्टली। बदलाव का या अपनी जड़ों से जुड़ने का फैसला पूरी तरह से उसका अपना इंटरनल फैसला होना चाहिए। और फिर मोहन अमेरिका लौट जाता है। वो वापस उसी हाईटेक दुनिया में नासा के उन चमचमाते कॉरिडोर्स में पहुंच जाता है। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। इल्यूजन ऑफ अराइवल टूट चुका है। वही तो, जिन चीजों के पीछे वो जिंदगी भर भागा था, अब वो उसे बिल्कुल खोखली लगने लगती हैं। उस लग्जरी में, उस एयर कंडीशन्ड आराम में अब उसे एक भयानक घुटन महसूस होती है। सोर्स मटेरियल में यहाँ A.R. रहमान के म्यूजिक के मनोवैज्ञानिक प्रभाव का भी जिक्र किया गया है। और वो गाना, हाँ, जब मोहन अमेरिका में होता है और बैकग्राउंड में ये जो देश है तेरा बजता है, तो वो सिर्फ एक बैकग्राउंड स्कोर नहीं रहता, वो मोहन की अंतरात्मा का, उसके कॉन्शियस का शोर बन जाता है, जो उसे सोने नहीं दे रहा है। जो नेटवर्क उसने शुरू में काट दिया था, वो नेटवर्क अब उसे वापस खींच रहा है। और कंप्लीटली वही वो बिंदु है जहां एक व्यक्ति करियर और पर्पस के बीच का फर्क समझता है, मीनिंग समझता है। हाँ। मोहन आखिरकार फैसला करता है, वो नासा से इस्तीफा दे देता है और हमेशा के लिए अपने घर चरणपुर लौट आता है। ये पूरी चर्चा हमें यही सिखाती है कि सच्ची सफलता सिर्फ इंडिविजुअल डेवलपमेंट या पर्सनल ग्रोथ नहीं है। तो असली सफलता क्या है? असली सफलता वो है जब आप सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक ऐसी बड़ी मशीन का पुर्जा बने रहने से बेहतर है जहां आपके ना होने से भी काम चल जाएगा। आप उस जगह रहें जहां आपकी सच में जरूरत है, जहां आपका इम्पैक्ट दिखे। बिल्कुल। जहां आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। ग्रास रूट लेवल पर काम करना ही असली बदलाव लाता है। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटे, तो हमने देखा कि ये एनालिसिस हमें नारों और खोखले दावों से दूर ले जाकर एजुकेशन, इक्वालिटी और प्रैक्टिकल देशभक्ति का रास्ता दिखाता है। सही बताया। ये हमें बताता है कि किसी प्रॉब्लम को देखकर मुंह फेर लेना या किसी और देश चले जाना सॉल्यूशन नहीं है। रुककर उस प्रॉब्लम को सुलझाना ही असली देशभक्ति है। यही सबसे बड़ा टेक अवे है। सफलता की परिभाषा केवल आपका बैंक बैलेंस या ग्लोबल स्टेटस नहीं है। सफलता की असली परिभाषा आपका इम्पैक्ट है, आपका वो असर है जो आप अपने आसपास के लोगों के जीवन पर छोड़ते हैं। और मुझे लगता है ये फिलॉसफी उन सभी लोगों के लिए एक गाइड की तरह है जो अपने करियर या लाइफ में एक मीनिंग तलाश रहे हैं। हम सबको ये समझना होगा कि
हमारी हायर एजुकेशन सिर्फ हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। वो एक टूल है ना? हाँ, एक टूल है जिससे हम अपने समाज की खामियों को दूर कर सकते हैं। हमने चर्चा की शुरुआत सफलता के उस खालीपन से की थी और अब हम पक्के तौर पर समझ सकते हैं कि वो खालीपन तभी भरता है जब हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं और दूसरों के लिए कुछ सार्थक करते हैं। एकदम सही समरी दिया आपने। तो जाते जाते हम एक ऐसे विचार पर अपनी बात खत्म करना चाहेंगे जो इस पूरे विश्लेषण को एक बड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव देता है। बताएं क्या थॉट है वो? जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसे कितने ही हाई एजुकेटेड और सक्सेसफुल लोग हैं जो दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं। बहुत सारे हैं। अगर दुनिया का हर हाईली एजुकेटेड और सक्सेसफुल व्यक्ति सिर्फ ग्लोबल प्रेस्टीज, बड़े बड़े अवार्ड्स और सैलरी पैकेजेस के पीछे भागने के बजाय अपनी जड़ों की ओर लौटने का फैसला करे और अपने ही कम्युनिटी की, अपने ही गांव या शहर की केवल एक, जी हाँ, सिर्फ एक लोकल समस्या को सुलझाने का संकल्प ले ले, तो क्या इस दुनिया का नक्शा आज से बिल्कुल अलग नहीं होगा? ये थॉट तो सच में बहुत ही पावरफुल है ना? क्या वो सफलता का खालीपन हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाएगा? हम आपको आज इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। इसे सोचिए जरूर।